नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस। The court must apply its mind and should record reasons for allowing or not allowing the amendment, because on the basis of that also यही आगे जाकर के कोर्ट में चैलेंज होता है बाद में कि भाई कोर्ट वेदर अलाउड एप्लीकेशन माइंड और नॉट। एप्लीकेशन माइंड का मतलब समझते हैं ना, पता नहीं है अरुषि? एप्लीकेशन माइंड, जज अपने यहाँ का ढक्कन खोलेगा और माइंड को निकालेगा और फिर उस पर कलर मैच करेगा। एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब अपना दिमाग लगाना उसमें। अब समझो इस बात को, तो मुझे पता था छोटी छोटी बात समझानी पड़ती है, समझ क्या? देख सुन, दिवाली आ रही है ना, तूने अपने पापा के सामने कोई डिमांड रखी, तूने कहा मुझे आईफोन चाहिए। दिवाली आ रही है, तुमने आईफोन की डिमांड रखी, तुम्हारे पापा ने बात सुनी ना समझी, कहा रिजेक्टेड। तुमने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए, उन्होंने कहा रिजेक्टेड। वॉट यू विल से? एटलीस्ट अप्लाई योर माइंड केयरफुली वेदर आई नीड इट और नॉट, वाई शुड आई नीड इट, क्यों ज़रूरत है, क्यों नहीं है लैपटॉप की। अगर वो ये कहें कि आई एम रिजेक्टिंग योर डिमांड बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन्स, इसलिए रिजेक्ट करा जा रहा है, देन इट विल से दैट योर फादर अप्लाइड माइंड बिफोर रिजेक्टिंग योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नाउ कम टू द कोर्ट। Application of mind by the court means court has deliberately thought over those points, and after going into details and the consequences of this application, now court come to the conclusion whether it should be allowed or not allowed. And पता कैसे चलेगा उनको? भाई जो अपीलेट कोर्ट्स है उनको पता कैसे चलेगा कि इस जो जज साहब हैं इन्होंने माइंड अप्लाई किया था नहीं किया था। फॉर दैट इफ ही रिकॉर्ड्स द रीजंस कि हमने अलाउ किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर वो रीजंस होंगे देन अपीलेट कोर्ट कैन थिंक कि हाँ इन्होंने रीजन सही लगाए, रीजनिंग सही थी या नहीं थी। अगर सिर्फ वन लाइन लिख लेंगे एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, एप्लीकेशन इज अलाउड, इस वाक्य से ये नहीं पता चल रहा कि जज साहब ने सोते जागते यूं ही अलाउड कर दिया या उन्होंने कुछ वेल थॉट डिसीजन दिया है। तो वेल थॉट डिसीजन है नहीं है। जो हायर कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट्स हैं या रिविजनल कोर्ट्स हैं, उनको पता कैसे चलेगा? जब आप अपने डिसीजन के पीछे जो रीजंस हैं वो रीजंस लिखोगे, जब अपीलेट कोर्ट को पता चलता है। समझे नहीं? तो इसलिए द कोर्ट मस्ट अप्लाई इट्स माइंड एंड शुड रिकॉर्ड रीजंस फॉर अलाउइंग और नॉट अलाउइंग द अमेंडमेंट। समझ में नहीं आया? आ गया? चलिए नेक्स्ट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी,
लीव टू अमेंड मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स. ओके, नाउ इसमें एडिशन कर लीजिए. सच एप्लीकेशंस आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ ऑफ लिमिटेशन. यहाँ पर कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं हो सकता कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन शुड बी ब्रॉट विद इन 2 months or 3 months. This is no law of limitation is applicable in here. Amendment applications are not governed by law of limitation. It can be a question of prelims for you also. This is therefore leave to amend may be granted before or at or after the trial in first appeal, second appeal, division, Supreme Court, even in execution proceedings. And this is come to the proviso to rule 17. This was inserted in 2002. 2002 में इसको किया गया था. And this can be question of prelims. When proviso to rule 17 was added, Amendment Act of 2002. Now see, I am coming to this proviso because we have read what. See, please try to understand this proviso and the effect of proviso added to rule 17. This is the language of first part of 17. The court may at any stage allow amendment, and now it is saying 17 proviso is saying कि कोर्ट शुड नॉट अलाउ सच अमेंडमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल. तो दोनों अपोजिट नहीं है. कोर्ट अलाउ कर सकती है किसी भी स्टेज पर, बट प्लीज बी कॉशियस. यू शुड नॉट अलाउ अमेंडमेंट आफ्टर दिस स्टेज ओनली. यू कैन अलाउ इट, बट व्हेन यू कम टू दिस, अनलेस इट कम्स टू द कंक्लूजन. अगर ये कंक्लूजन हो जाए कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इस इंसान ने पूरी की पूरी सावधानी बरती थी, उस सावधानी बरतने के बावजूद भी ये ऐसा नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में आप एट एनी स्टेज अलाउड कर दीजिए. अदरवाइज बी रिजिड कि आपको ये इनिशियल स्टेज में ही अमेंडमेंट आना चाहिए. कर लेंगे आप लोग. नेक्स्ट प्लीज. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, वेरी इंपॉर्टेंट. पी फॉर प्रीलिम्स लिखिए. डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक. डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का देखिए, व्हाट हैपेंस नॉर्मली, एन अमेंडमेंट रिलेट्स बैक टू द प्लीडिंग. एन अमेंडमेंट रिलेट्स बैक टू द प्लीडिंग, बट दिस इज इन एप्रोप्रिएट केसेस द कोर्ट में ऑर्डर दैट अमेंडमेंट वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ व्हेन अमेंडमेंट वाज अलाउड. इसको समझिए क्या मतलब है. देखिए है क्या, whenever a plaint is amended or written statement is amended, उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे इनिशियली वैसे ही थी वो. फॉर एग्जाम्पल, सूट वॉज फाइल्ड इन द मंथ ऑफ जून. सूट वॉज फाइल्ड इन द मंथ ऑफ जून, प्लेंट. विद इन 30 days रिटन स्टेटमेंट वॉज फाइल्ड. तो विद इन एट द एंड ऑफ जून WS was filed. Now amendment application is moved in the month of August. अगस्त में अमेंडमेंट एप्लीकेशन आई एंड दैट वाज अलाउड इन द वेरी फर्स्ट मंथ. अगस्त में अलाउड हो गई है अभी है. तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब ये है कि जो अमेंडमेंट आपने किया, अब जो न्यू अमेंडेड प्लेंट हो गई या न्यू अमेंडमेंट WS हो गया, उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे कि इनिशियली प्लेंट वही थी, अमेंडेड टाइप ही थी, या इनिशियली WS ही अमेंडेड था. ये रिलेट्स बैक टू द प्लेंटिफ. अमेंडमेंट रिलेट्स बैक टू द प्लीडिंग्स. गॉट इट और नॉट? लेकिन in some cases court had the discretion. The court can order that amendment would take effect from the date of application. कि भैया जिस डेट आप अगस्त में एप्लीकेशन लाए हैं, यहीं से अमेंडमेंट आगे को माना जाएगा, ना कि फ्रॉम दी बैक डेट. या जिस दिन अमेंडमेंट अलाउ कर दिया गया है उसी डेट से उसको इफेक्टिव मानेंगे, नॉट फ्रॉम दी बैक डेट. हाँ है ना? कर लेंगे प्लीज. रेज हैंड आता हो तो. ठीक है, वेरी गुड. I have explained you no period of limitation is prescribed in CPC or Limitation Act. This question is asked in your prelims exam. What is the limitation period for amendment application? No limitation period.
नीदर इन सीपीसी नॉर इन लिमिटेशन एक्ट. Res judicata, whether res judicata applies over such application? No, does not apply. Successive applications. Successive application means one application after the other. These called successive application. हिंदी में कहेंगे तो एक के बाद एक एप्लीकेशन लाना. उसमें क्या है? This is general rule. What? Once application for amendment is rejected on merits, सेकेंड एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल. एक एप्लीकेशन ले आए आप, जैसे बेल में है, बेल में यू कैन क्रिमिनल साइड में बेल की एप्लीकेशन सक्सेसिव आ सकती हैं. आज बेल रिजेक्ट होगी, हफ्ते बाद फिर ले आइए, फिर ले आइए, है ना. लेकिन अमेंडमेंट की एप्लीकेशन सक्सेसिव अगर एक बार आपकी रिजेक्ट होगी मेरिट्स पर, वंस एप्लीकेशन इज फॉर अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड ऑन मेरिट्स, सेकेंड एप्लीकेशन ऑन द सेम अमेंडमेंट, व्हाट आई एम सेइंग, सेम अमेंडमेंट इज नॉट, सेम बात पर आप दोबारा नहीं लेकर आएंगे आप. बट इफ देर इज चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट में बी फाइल्ड. समझ रहे हैं. सक्सेसिव एप्लीकेशन में रूल क्या हुआ कि सेम अमेंडमेंट्स पर दोबारा नहीं लाएंगे, लेकिन इफ देर इज चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस देन इट कैन बी एंटरटेन्ड एंड अलाउड एज पर द प्रिंसिपल्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं. रियल, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? Real necessary for determination of real dispute, no prejudice to the other party. But if earlier application for amendment is withdrawn, वापस ले ली गई थी, dismissed for default or not decided on merits, in that case fresh application would also lie. It means not decided on merits. आपने एप्लीकेशन लगाई अमेंडमेंट की और फिर विड्रॉ कर ली. आपने एप्लीकेशन लगाई अमेंडमेंट की और आप गए नहीं उस दिन खुद, और आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, उसको बोलते हैं डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, और डिसाइड ही नहीं हुआ मेरिट पर, आपने विड्रॉ कर ली अगेन. तो आप इसमें क्या होगा, आप फ्रेश एप्लीकेशन लेकर के आ सकते हैं. सक्सेसिव एप्लीकेशन का रूल उस पर लागू नहीं होगा. इसमें कर लेंगे आप लोग. नेक्स्ट द पॉइंट कि व्हाट डू यू मीन बाय द ओन जस्ट टर्म्स एज मे बी जस्ट. तो टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स कर सकती हैं, कॉस्ट लगा सकती है कोर्ट कि भी इस कोर्ट दिस अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज अलाउड सब्जेक्ट टू दिस कोर्ट. लेकिन ये भी एग्जाम्पलरी नहीं होनी चाहिए, कि प्यूनिटिव नहीं होनी चाहिए. दिस शुड बी रीजनेबल. नाउ कम टू द मैटर्स ऑफ अपील. See, so this application, amendment application, is neither a decree nor a order, appealable order. Therefore, no appeal lies against such order. समझे इस बात को? क्या देखिए, क्या आपने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लेकर के आए आप, और वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि अमेंडमेंट शैल नॉट बी, या अलाउड कर दी. तो आपके पास क्या ग्रीवेंस है? अगर आप अलाउड कर दी तो अपोजिट पार्टी चैलेंज करना चाहेगी, नहीं की तो आप चैलेंज करना चाहेंगे. तो क्या इसकी अपील हो सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट पर जो ऑर्डर आएगा ना तो वो अपीलेबल ऑर्डर है और ना ही वो डिक्री है. सही है. इसलिए नो अपील लाइज अगेंस्ट सच एन ऑर्डर. तो व्हाट इज द रेमेडी? An order allowing or disallowing application, however, may be attacked in an appeal from decree. When you will go in the appeal against the final decree, in that case you can say I had applied for the amendment, but my application was not allowed. Please raise hand अगर समझ में आई हो तो. कुछ लोगों नहीं आई. देखिए क्या अपील की बात कर रहा हूं मैं. पहला प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ नीदर ए डिक्री. सपोज कीजिए एन एप्लीकेशन वॉज ब्रॉट फॉर द अमेंडमेंट. अब उसका एप्लीकेशन का फेट क्या होगा? वो या तो अलाउ होगी अमेंडमेंट की, या वो डिसअलाउ होगी. एक ऑर्डर उस पर पास होगा कि और दिस एप्लीकेशन इज अलाउड, अमेंडमेंट इज अलाउड, और अमेंडमेंट इज नॉट अलाउड. नाउ व्हाट इज द वेदर दैट ऑर्डर, उसको उसका फेट कैन वी गो इन अपील और नॉट. In CPC,
एवरी डिक्री इज अपीलेबल। अगर कोई एडजुडिकेशन डिक्री के डेफिनेशन में आ जाता है तो उसकी हम डायरेक्टली अपील कर सकते हैं, बट द ऑर्डर ऑन द अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज नॉट डिक्री, तो देयरफॉर यू कैन नॉट गो इन अपील। सेकेंडली, सेकेंड काइंड ऑफ एडजुडिकेशंस आर ऑर्डर्स विच आर नॉट डिक्री, जो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आते हैं लेकिन ऑर्डर हैं। यू कैन गो इन अपील ओनली इफ दे आर कवर्ड अंडर ऑर्डर 43। सभी ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते हैं। सीपीसी में केवल निश्चित ऑर्डर्स हैं जिनके विरुद्ध आप अपील में जा सकते हैं। अगर वो ऑर्डर उस लिस्ट में कवर हो रहा है तभी आप अपील में जा सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है अमेंडमेंट अलाउ करने का, डिसअलाउ का, उस कैटेगरी में भी नहीं आता। इट मीन्स यू कैन नॉट गो इन अपील एज अपील अगेंस्ट डिक्री और एज अगेंस्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर। आप अपील में डायरेक्टली इसके नहीं जा सकते कि साहब मैंने अमेंडमेंट अप्लाई किया था, इन्होंने डिसअलाउ कर दिया। या आप अपील में ये नहीं कह सकते जा करके कि जी अमेंडमेंट अलाउ होना नहीं चाहिए था और इन्होंने अलाउ कर दिया। तो नो अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑन अमेंडमेंट एप्लीकेशन। ये रूल नंबर 1 हो गया। प्लीज रेज हैंड, ये समझ में आगे नहीं आ गया। नाउ फिर रिमेडी क्या है? सपोज अमेंडमेंट हैज बीन अलाउड एंड एडवर्स पार्टी इज एडवर्सली अफेक्टेड, अपोजिट पार्टी इज अफेक्टेड देयर बाई। तो वो क्या करेगी? जब सूट फाइनली डिसाइड हो जाएगा, जब डिक्री पास हो जाएगी और उसके विरुद्ध अपील में जाया जाएगा, डिक्री के विरुद्ध, उस अपील में वन ऑफ द ग्राउंड्स ये हो सकती है कि दैट अमेंडमेंट एप्लीकेशन वाज रोंगली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। समझ में बताई नहीं? एन ऑर्डर अलाउइंग और डिसअलाउइंग एप्लीकेशन मे बी अटैक्ड इन एन अपील फ्रॉम ए डिक्री। अब समझ में आई नहीं आई? प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो। गुड। नाउ रिवीजन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिवीजन? द आंसर इज दिस, revision is possible in the high court. Revision is possible. बस इतना लिख लीजिए। Now writ petition, whether such order can be assailed through writ petition means what? Meaning what? This कि amendment application allow हुई या disallow हुई, क्या उसको challenge हम writ petition में कर सकते हैं? रिट पिटीशन में कर सकते नहीं कर सकते? तो देखिए रोक तो कोई सकता नहीं आपको, चाहे आप हाई कोर्ट चले जाइए 226 से 227 में और अप्रोच कर सकते हैं 136 में सुप्रीम कोर्ट भी, बट जनरली दे डोंट। नॉर्मली हाई कोर्ट विल नॉट एक्सरसाइज दिस जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो नॉट एक्सरसाइज अंडर 136। नाउ कम टू दी, please come to the order 18, sorry rule 18. So please come to the rule 18, failure to amend after order. It is dealing with a condition, with a situation when amendment order has been passed. Order हो गया, पहले आपने कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की प्लीज अलाउ द अमेंडमेंट, कोर्ट सेड ओके यू डू इट, बट यू डिड नॉट, फिर आप भूल गए, नहीं किया आपने अमेंडमेंट, तब क्या होगा? अमेंडमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड but the party who sought the amendment did not amend it. What will be the consequence? If a party who has obtained an order for leave to amend, कौन सी पार्टी? Who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly. तब तक तो बहुत कन्विंस किया कोर्ट को, नहीं 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 होना चाहिए। जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी ने कहा सर क्लास लो क्लास लो क्लास लो, वीडियो दो वीडियो दो वीडियो दो, ले भाई वीडियो ले जा, बंद। मतलब ऑर्डर, जब तक ऑर्डर नहीं मिला था तब तक आपके एफर्ट्स चलते रहे, जब ऑर्डर आया यू डिड नॉट डू व्हाट यू वांटेड टू डू, आपने वो नहीं किया जो करना चाहते थे। डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पज बाय द ऑर्डर। ऑर्डर में ये कहा गया था कि अमेंडमेंट कर लीजिए विद इन 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, वॉट एवर, 1 मंथ कर लीजिए, बट आपने वो टाइम एक्सपायर हो गया, लैप्स हो गया और आपने वैसा नहीं किया। अब देखो होता क्या है, ये मत समझना कि ये ऐसे ही हो जाता है,
ये लैप्स होने दिया जाता है। दीज आर दी स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ द एडवोकेट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। समझे? क्लाइंट कह रहा है सर केस वीक है, पैसे देने पड़ जाएंगे, किसी तरीके से टाइम खींच दो बस। उस दिन वकील साहब आएंगे नहीं, चलो एक अमेंडमेंट लगा देते हैं। अब 2-3 डेट अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर उसका नोटिस जाएगा। सही है? नोटिस देने के लिए हमें सम्मन भेजने थे, हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर डेट खींच दी। नोटिस पे दूसरी पार्टी आ गई, हम नहीं गए तो एक आध डेट ऐसे खींच दी, फिर आर्गूमेंट्स हो गए, है ना? तो अमेंडमेंट अलाउड हो गया, फिर 10 डेज़ का टाइम था, 15 डेज़ का टाइम था, हमने अमेंडमेंट करा नहीं, फिर पहुंच के जनाब कर नहीं पाए। तो ये वी आर ड्रैगिंग इट। ये एडवोकेसी का पार्ट है। एडवोकेसी में केवल ये नहीं होता कि आप एज पर लॉ चल रहे हो, अलोंग विद स्मार्टनेस भी होती है। ये ऐसे समझो कि एडवोकेसी में जैसे कोई सैनिक है, उसको पिस्तौल चलाना सिखा दिया, है ना, उसको तोप चलाना सिखा दिया, है ना, उसको सारे इस जो आर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट और दिस दैट, वो सब आ गए, है ना। लेकिन कब बंदूक चलानी है, कब तोप चलानी है, कब पिटना है, कब डांट खानी है, कब लड़ना है, वो सारे पार्ट हैं स्मार्टनेस के। जो ढंग से करेगा वो आगे बढ़िया एडवोकेट कहलाएगा। वो सारे ड्रामे होते हैं कोर्ट में, है ना। तो वो पार्ट है कि ऐसा फेलियर आसानी से होता नहीं है, कभी कभी होता है कि पार्टी चाह करके भी नहीं कर पाई, अदरवाइज ये इंटेंडेड होते हैं फेलियर्स। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आप लोगों को, सीख लेंगे, अच्छी बात है। सही है। इफ ए पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड विद इन द टाइम, है ना, या इफ नो टाइम इज देन लिमिटेड विद इन 14 डेज। एंड प्लीज 14 डेज के अंदर आप को लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, P फॉर प्लिम्स। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर नो टाइम इज फिक्स फॉर अमेंडमेंट तो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर अमेंडमेंट? दिस इज विद इन 14 डेज। सो तब क्या होगा? ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसेड और एज सच 14 डेज एज द केस में बी, देन टाइम लैप्सेस, आफ्टर दैट ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड। लेकिन फिर वही बात, अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट। अगर टाइम एक्सटेंड ना करे तो कोर्ट, इसका मतलब क्या, टाइम कोर्ट के पास फिर से पावर है कि आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से 14 डेज पर क्वेश्चन आएगा, रूल 18 की संख्या पर आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे और इसकी पूरी की पूरी जो क्रक्स है उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। द मोस्ट डिटेल्ड जो हो सकता था इस टॉपिक का डिस्कशन वो मैंने कर दिया इसमें आप लोगों को। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू नाउ, प्लीज यूज दिस नोट्स एज मच एज पॉसिबल भाई। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।